जल्दी से मजबूत होना आवश्यक था, अन्यथा वह आन्या की सुरक्षा कैसे कर सकता था और वह एक प्रेम प्रतिद्वंद्वी का सामना कैसे कर सकता था। अगर वह गोल्डन लॉयन को प्रेम प्रतिद्वंद्वी मानता था तो कठोर सत्य यह था कि तेजस अब उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वास्तव में प्रेम प्रतिद्वंद्वी की स्थिति बहुत कठिन होती है। उसे और अधिक मजबूत बनने का कोई रास्ता खोजने की आवश्यकता थी। अपनी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक को और बेहतर बनाने के लिए उसे अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाना पड़ा। यही एकमात्र तरीका था जिससे उसका शरीर अपनी निरंतर प्रगति का समर्थन कर सकता था। अगला कदम अपने रक्तरेखा छाप को मजबूत करना था। वह धीरे धीरे अपने सेलेस्टियल फॉक्स, क्रोनोक्रोक और गोल्डन रॉक ट्रांसफॉर्मेशन में सुधार करेगा। दुर्भाग्यवश दीपक, गौरवलाल और चांदनी की साधना ने उसकी गति को सीमित कर दिया था। 5वां क्रम अब उसकी प्राप्ति की सीमा थी और इस प्रक्रिया को जल्दी नहीं किया जा सकता था। उसका पवन बाग रूपांतरण 6ठे क्रम पर पहुंच चुका था और जब तक उसकी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक भी उसी क्रम पर थी, तब तक वह निश्चित रूप से आगे बढ़ने में असमर्थ था। इस प्रकार वह केवल तेंदुआ फ्लैश और अपनी नई एकीकृत ग्रीन जेड वाइन को ही बढ़ा सकता था। ग्रीन जेड बेल का तेजस के लिए विशेष महत्व था क्योंकि यह उसके पिछले जीवन की याद और क्षमताओं की नींव थी। उसे नहीं पता था कि वह इसे अपनी इच्छानुसार प्राप्त कर पाएगा या नहीं, लेकिन उसे कोशिश करनी थी। उसे अधिक व्यापक और कुछ हद तक आक्रामक साधना पद्धति पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिलहाल गोल्डन लॉयन को भूल जाइए। यहां तक कि आन्या अपने मयूर परिवर्तन के साथ 7वें क्रम पर थी। क्या उसे उसकी सुरक्षा की जरूरत थी? ऐसा लगता था जैसे वह उसकी सुरक्षा कर रही थी। आज की लड़ाई में उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया। उसकी असली ताकत उसके टीम के सदस्यों के बीच उसकी प्रतिष्ठा से स्पष्ट थी, जो निर्विवाद रूप से मजबूत थे। ठीक है, अब योजना बनाने का समय आ गया है। अगले कुछ दिनों तक तेजस ने काली अकादमी में काम किया। सेलेस्टियल फॉक्स विजन से सौभाग्य प्राप्त करके वह 3 बार आन्या से मिला। 2 बार मुख्य शिक्षण भवन के सामने प्लाजा में और 1 बार जब उसे दूसरे क्षेत्र की सफाई का काम सौंपा गया था। आन्या ने उससे बातचीत शुरू नहीं की, लेकिन तेजस को महसूस हुआ कि उसकी नजर उस पर है। दूसरे शब्दों में, उसने उसे देख लिया था। क्या उसे मेरी परवाह है? शायद नहीं। तेजस को यह एहसास था कि एक साधारण चौकीदार के रूप में वह उसे कोई विशेष तवज्जो नहीं दे सकती। इन दिनों तेजस एक योजना बना रहा था, न केवल अपनी साधना को बढ़ाने के लिए एक आक्रामक योजना, बल्कि आन्या को साधने की रणनीति भी। आन्या का पीछा करना स्पष्ट रूप से असंभव था और निश्चित रूप से उसकी उम्र भी एक कारक थी। हालांकि उसे उसके करीब आने का एक तरीका खोजने की जरूरत थी, ताकि उसके मन में उसके प्रति एक सकारात्मक धारणा बने, भविष्य के लिए आधार तैयार हो और उसे बेहतर तरीके से जाना जा सके। कई दिनों की गहन सोच के बाद धीरे धीरे तेजस के दिमाग में एक पूरी योजना बन गई। जो काम स्वीपर तेजस नहीं कर सका, शायद कोई और तेजस कर सके। रात होते होते रिडेम्पशन अकादमी के शिक्षक और छात्र या तो सो रहे थे या ध्यान कर रहे थे। रात के आसमान के नीचे पूरी अकादमी शांतिपूर्ण थी। तेजस ने चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा खोला और काली नाइटवियर पहने हुए दरवाजे की दरार से बाहर निकल गया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था, उसे पूरी तरह से छिपा दिया था। खुद को छिपाने के लिए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति में दिव्य चेतना का एक अंश भी मिला दिया था। यह एक आवश्यक एहतियात था, क्योंकि सिया राव एक देव स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति थे जिनकी समझ अत्यंत मजबूत थी। एक चूक और उनकी दिव्य चेतना तुरंत तेजस को पहचान लेती। रिडेम्पशन अकादमी से सावधानी पूर्वक बाहर निकलते हुए तेजस ने अपनी गति बढ़ा दी। उसने अकादमी के छोटे से शहर को पार करते हुए सीधे काली अकादमी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। दोनों स्थानों के बीच की दूरी कम थी और जल्दी ही तेजस काली अकादमी के नजदीक पहुंच गया। वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। इसके बजाय उसने पहले रुककर अपने चारों ओर हो रहे परिवर्तनों को चुपचाप महसूस किया। उसकी आंखों में एक हल्की सफेद चमक दौड़ गई, स्वर्ग की विवेकशील आंख की चमक। स्वर्ग की विवेकशील आंख का उपयोग मुख्य रूप से सेलेस्टियल फॉक्स विजन की भविष्यवाणी करने की क्षमता के लिए किया जाता था। हालांकि वह तीसरे स्तर के शिखर पर था और सीधे अपने भाग्य को बदलने में असमर्थ था, लेकिन शुभ या अशुभ परिणामों का निर्धारण करने में उसे कोई समस्या नहीं थी। सेलेस्टियल फॉक्स विजन का सबसे चमत्कारी पहलू इसका भाग्य पर नियंत्रण था।
गॉड किंग से ऊपर के स्तर तक विकसित होने पर व्यक्ति भाग्य का एक हिस्सा बन सकता है। भले ही सेलेस्टियल फॉक्स विजन के धारक के पास कोई युद्ध क्षमता न हो, लेकिन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता क्योंकि भाग्य इसकी अनुमति नहीं देता। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद तीसरे स्तर के शीर्ष सेलेस्टियल फॉक्स विजन ने तेजस के लिए किसी भी खतरे की भविष्यवाणी नहीं की। यह परीक्षण दर्शाता है कि आगे बढ़ना सुरक्षित था। चुपचाप और तेजी से तेजस काली अकादमी के पास पहुंच गया। एक सप्ताह के अवलोकन के बाद उसने इस स्थान के बारे में कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल लिए थे। पूरे काली शहर में अत्यंत शक्तिशाली रक्षात्मक व्यूह रचनाएं मौजूद थीं। तेजस को नहीं पता था कि ये व्यूह रचनाएं कैसे बनाई गई थीं, लेकिन इससे उसे उनकी विशेषताओं को समझने से नहीं रोका जा सका। काली अकादमी के पास एक व्यापक रक्षात्मक प्रणाली या कहें पूर्व चेतावनी सरणी थी। इतने बड़े क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। हालांकि एक चेतावनी प्रणाली कोई समस्या नहीं थी। जैसे ही कोई बाहरी व्यक्ति दीवार या किसी अन्य संरचना पर चढ़ता, सरणी का अलार्म तुरंत सक्रिय हो जाता, जिससे अकादमी में मौजूद शक्तिशाली इकाइयां सतर्क हो जाती। इस सरणी ने बिना किसी अंधे स्थान के सब कुछ कवर कर लिया था और तेजस इसे बिना किसी कठिनाई के समझ गया था। यही कारण था कि काली अकादमी के अंदर कोई विशेष सुरक्षा नहीं थी। एक ही परत काफी थी। तेजस को जल्दी नहीं थी। उसने अकादमी के पिछले गेट के पास एक छिपने का स्थान ढूंढ लिया जहां से वह रोज आता था और चुपचाप छिप गया। वह अपनी सांस रोककर बेताबी से इंतजार करता रहा। इंतजार अधिक लंबा नहीं था। करीब 15 मिनट बाद उसके लक्ष्य ने आकर दस्तक दी। यह अपरिहार्य था। आज रात दीपक के साथ साधना के बाद दीपक ने सेलेस्टियल फॉक्स विजन की शक्ति का उपयोग किया था, जिससे तेजस की किस्मत को बढ़ावा मिला था। भाग्य उसके पक्ष में था और यह अजीब होता अगर उसे वह नहीं मिलता जिसका वह इंतजार कर रहा था। दो लोग चुपचाप काली अकादमी के पिछले गेट पर पहुंचे और अपनी शानदार कपड़े उतारने लगे। हाँ, उन्होंने अपने बाहरी कपड़े उतारकर काली अकादमी के छात्रों की वर्दी पहन ली। ये दोनों राक्षस लगभग 20 साल के लग रहे थे। जब उन्होंने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी तो वे बिल्कुल बाकी छात्रों की तरह ही दिखने लगे। हालांकि तेजस उनसे 10 मीटर की दूरी पर था, लेकिन उसे उनमें से शराब की हल्की गंध आ रही थी। उन्होंने काफी शराब पी रखी थी। म्याऊ म्याऊ। राक्षसों में से एक ने नरम बिल्ली जैसी म्याऊ की आवाज निकाली। काली अकादमी का छोटा सा पिछला दरवाजा चुपचाप खुल गया और दोनों राक्षस तेजी से अंदर चले गए। यह मेरा मौका है, तेजस ने मन ही मन सोचा। उसने तुरंत कदम बढ़ाए, रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए छिप गया। वह अपनी छिपी हुई जगह से बाहर आया और जैसे ही दरवाजे तक पहुंचने वाला था, उसकी आकृति चमकी और बिना किसी आवाज के गायब हो गई। हम दरवाजा खोलने वाले गार्ड ने भौहें सिकोड़ी। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन चारों ओर देखने पर कुछ नजर नहीं आया। धन्यवाद भाई, एक राक्षस छात्र ने जो अभी अभी अंदर आया था कहा और अपनी जेब से शराब की बोतल निकालकर गार्ड को थमा दी। अगली बार आप दोनों पहले आ जाना, अन्यथा मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा और यह बहुत थकाने वाला होगा, गार्ड ने कहा। शराब की बोतल जेब में डालकर सुरक्षा कक्ष के पिछले दरवाजे की ओर मुड़ गया। दोनों राक्षस छात्र भी जल्दी से चले गए और पलकों झपकते ही गायब हो गए। वे नहीं जानते थे कि तेजस तेंदुए की फ्लैश की तरह तात्कालिक गति का उपयोग करते हुए पहले ही दरवाजे के बाहर की छाया से अंदर की छाया में प्रवेश कर चुका था।